हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग अगस्त माह की सेकेंड वीक की करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ को इस वीडियो में कवर करेंगे, तो आप लोग देखते रहिए इस न्यूज़ को। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट न्यूज़ है, भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन बने हैं। ठीक है, इनका हाल ही में अभी नियुक्ति करी गई है, तो हम लोग समझते हैं इसके बारे में। ये कौन होते हैं? ये इनको बोलते हैं कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, CAG। ठीक है, हिंदी में ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। तो इनका नाम बताना है, तो इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, जो अभी हाल ही में इससे पहले जम्मू कश्मीर के ये उपराज्यपाल थे, वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर ये थे। अब ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करे गए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, भारतीय संविधान में इस CAG के पद को आर्टिकल 148 के तहत रखा गया है और इनको प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्ति की जाती है। जो इनका कार्यकाल होता है वो लगभग 6 साल का होता है और 65 ईयर एज तक का इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, और जो CAG का जो हेडक्वार्टर है वो भी दिल्ली में स्टेबल है और इसका जो गठन है 1858 में किया गया था। तो ये थोड़े थोड़े से फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ है, राम मंदिर निर्माण में मंदिर वास्तुकला की शैली क्या होगी। तो अभी पता है कि राम मंदिर का निर्माण होने शुरू हो गया है, तो अब वहाँ पर किस वास्तुकला की शैली से मंदिर को निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये इस तरह की शैली होती है, तो इस शैली का नाम बताना है। तो इस शैली का नाम है नागर शैली। ठीक है, तो नागर शैली के तहत यहाँ पर हिंदी देवी देवताओं के, ये उत्तर भारत में नागर शैली के तहत सभी मंदिरों को बनाया जाता है। तो हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा नागर शैली के बारे में। नागर शैली है क्या? देखिए, नागर शैली उत्तर भारतीय हिंदू स्थापत्य कला की 3 में से एक शैली है। तो अब दूसरी शैली कौन सी है? दूसरी शैली का नाम है द्रविड़ शैली, जो कि दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य कला की पहचान होती है। और तीसरी है वेसर शैली, जिसमें मिश्रित भारतीय शैलियों का मिश्रण होता है, सभी शैलियों का मिश्रण होता है। तो ये 3 तरह की शैली होती हैं और जिसमें उत्तर भारत में जो शैली अपनाई जाती है वो है नागर शैली। इस शैली का प्रसार हिमालय से लेकर विंध्य पर्वतमाला तक देखा जा सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नागर शैली के मंदिरों की पहचान आधार से लेकर सर्वोच्च अंश तक इसका चतुष्कोण होना होता है। ठीक है, विकसित नगर मंदिर में गर्भगृह, उसके समकक्ष क्रमशः अंतराल मंडप तथा अर्धमंडप प्राप्त होते हैं। एक ही अक्ष पर एक दूसरे से संलग्न इन भागों का निर्माण किया जाता है। तो एक ही अक्ष पर यहाँ पर गर्भगृह होता है, अंतराल मंडप होते हैं, अर्धमंडप होते हैं और सारे रंग मंडप, बहुत सारे 4 तरह के मंडप यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं और इसके कई सारे एग्जाम्पल हमारे भारत में देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपको बता देता हूँ, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर, ये भी नागा शैली पे आधारित मंदिर है। और दूसरा ये मंदिर आपको दिख रहा है जो लिंगराज मंदिर है, काफ़ी फेमस मंदिर है भारत का, भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में। तो लिंगराज मंदिर है ये इसको भी नागा शैली के तहत बनाया गया है। और ये देखिए, आप लोग जानते होंगे जगन्नाथपुरी का मंदिर है उड़ीसा में, पुरी में जो है जगन्नाथ जी का मंदिर, इसको भी नागा शैली के तहत बनाया गया है। और ये मंदिर है, आप पहचान गए होंगे, ये है कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर, जो कि ये भी उड़ीसा में ही है। तो इसको भी नागा शैली के तहत बनाया गया। तो ये सभी जो मंदिरों की निर्माण होती है नागा शैली के तहत ही होती है। अब हम लोग चलते हैं अगली नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत की पहली किसान रेल की 2 राज्यों के बीच चलाई गई। भारत की पहली किसान रेल किन 2 राज्यों के बीच चलाई गई है? ठीक है, यहाँ पर ये है किन 2 राज्यों के बीच चलाई गई भारत की पहली किसान रेल। तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र और बिहार के बीच में ये पहली किसान रेल को चलाया गया। तो पहली किसान जो रेल है महाराष्ट्र के देवाली जिले से बिहार के दानापुर क्षेत्र, मतलब दानापुर जिले में जाएगी। तो देवाली से दानापुर जाएगी और इसमें क्या होगा कि बहुत सारी, मतलब किसानों के द्वारा उगाई हुई सब्जियां, फल वगैरह इसमें ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे इस ट्रेन के माध्यम से। और अभी हाल ही में इसको किसान रेल की, मतलब दूसरी रेल शुरू करी गई है, किसान रेल सेकंड वाली शुरू करी गई। तो उसका कहाँ से कहाँ चलाया जाएगा? उसको बिहार से झारखंड चलाया जाएगा, बिहार के बरौनी से झारखंड के टाटानगर तक चलाया जाएगा, जिसमें वह मिल्क का ट्रांसपोर्ट करेगी, मतलब मिल्क को लेकर जाएगी। मिल्क के टैंकर होंगे उसमें, वो इधर से उधर, यानी कि बरौनी से टाटानगर वहाँ पर ले जाएगी। और अब ये दोनों ट्रेन चलाई जाएंगी भारत सरकार की तरफ से, किसान रेल फर्स्ट और किसान रेल सेकंड।
तो ये दोनों का काम है कि ये किसानों की सब्जियां, फल वगैरह और दूध वगैरह सप्लाई कर सकते हैं इधर से उधर। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये आपके एग्ज़ाम के लिए। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ है यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है, ठीक है। तो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है, तो ये इसका राइट आंसर होगा प्रदीप कुमार जोशी। ये हैं प्रदीप कुमार जोशी, इनको यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ठीक है। देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है हमारी। अगली न्यूज़ है कावकाज 2020 अभ्यास किन दो देशों के बीच किया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अभी मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्यों है कावकाज 2020। तो ये जो अभ्यास है बेसिकली दो देश भारत और रूस के बीच में ये आयोजित होना था। बट अब क्या है कि ये उस टाइम की न्यूज़ है 8 अगस्त की, बट प्रेजेंट टाइम में ये है कि यहाँ पर अब इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इंडिया डिसाइडेड टू पुल आउट ऑफ कावकास 2020 मिलिट्री एक्सरसाइज ऑन रसिया ड्यू टू चाइनीज़ पार्टिसिपेशन। अब इसमें क्या हुआ कि ये रसिया में ये एक्सरसाइज हर साल होती है कावकास 2020 एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें मल्टीपल कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें चाइना भी है, पाकिस्तान भी है और सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि अभी हमारे चाइना के साथ इशू सही नहीं चल रहे हैं लद्दाख में। देखिए कैसे किस तरीके से हम लोगों का भिड़ंत हो रहा है। तो यहाँ पर अच्छा नहीं चल रहा है चाइना के साथ रिलेशन। इसके दौरान देखते हुए यहाँ पर इंडिया ने डिसाइड किया है कि वह कावकाज 2020 एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट नहीं करेगी रसिया के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पहले इंडिया ने पार्टिसिपेट करने का फैसला लिया था, बट अब ये फैसला उसने ले लिया है कि वह पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, क्योंकि वहाँ पर चाइना भी है, पाकिस्तान भी है और इन लोगों के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है न्यूज़। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियंस कवर्ट ऑपरेशन पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो ये आपको बताना है इस पुस्तक के लेखक के नाम क्या है। रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियंस कवर्ट ऑपरेशन। तो इसके पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है यतीश यादव। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यतीश यादव, एक जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार जी हैं, जिन्होंने इसको पुस्तक को लिखा है। इसमें बेसिकली उन्होंने बताया कि भारतीय जासूसों के कारनामों को इसमें अच्छी तरह से बताया गया है कि किस तरीके से उन्होंने हिडन ऑपरेशन करे और उन्होंने बहुत अच्छी सफलता पाई है। तो किस तरीके से इन ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, हमारे जो रॉ के एजेंट होते हैं, स्पाई होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से अपने ऑपरेशन को सक्सेसफुल करते हैं, तो उसके बारे में विस्तृत जानकारी इस पुस्तक में दी गई है। काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक होगी ये, इनकी लॉन्च होने वाली है। तो इसका नाम है रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियंस कवर्ट ऑपरेशन। काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है और इम्पोर्टेंट भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग इसको पढ़ भी सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कप्तान कौन बन गए हैं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कौन बन गए हैं। तो इनका नाम आप लोग समझ सकते हैं कौन है। ये इंग्लैंड के कैप्टन है, इनका नाम है इयॉन मॉर्गन, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं और इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ठीक है। और ये इनका नाम है इयन मॉर्गन। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। 2021 2021 में होने वाले पुरुषों के T20 विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो आपको बताना है कि 2021 में होने वाले मेंस T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कौन सा देश करने जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा भारत। तो यहाँ पर भारत जो है अक्टूबर और नवंबर के महीने में 2021 में यहाँ पर एक ये इवेंट ऑर्गेनाइज होगा T20 वर्ल्ड कप का, जो कि अभी अभी हाल फिलहाल 2020 में ये होना था ऑस्ट्रेलिया में, बस ये पोस्टपोन्ड हो गया कोविड को देखते हुए इसको पोस्टपोन करना पड़ा। तो ये अब 2021 में भारत में होगा। अब ये जो T20 वर्ल्ड कप है 2022 में इसको ऑस्ट्रेलिया ऑर्गेनाइज करेगा 2022 में। तो फिलहाल 2021 का हमको याद रखना है जो कि भारत ऑर्गेनाइज करने वाला है, ठीक है। तो चलते हैं आप लोग नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। किस राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र पीपीपी नामक एक विशिष्ट पहचान पत्र की शुरुआत कर दी है। तो इसका आपको जवाब देना है। तो वह राज्य है हरियाणा। तो यहाँ पर
हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र का शुभारंभ कर दिया है। इन्होंने एक अलग टाइप का एक पहचान पत्र बनाया है जो यहाँ के मतलब उनके हरियाणा के लोगों के लिए ही होगा ये। तो अभी क्या है कि बहुत सारे केंद्र सरकार के यूनिक आईडी हैं, आधार कार्ड वगैरह है, ये केंद्र सरकार की आईडी हो गई मतलब। और राज्य सरकार के जो राशन कार्ड होते हैं, तो राशन कार्ड तो बेसिकली सभी के पास नहीं होते हैं। तो राज्य सरकार ने यहाँ पे निश्चय किया कि ऐसा एक कार्ड होना चाहिए जो सभी के पास हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो। तो सभी के पास एक ऐसा कार्ड होना चाहिए जिससे कि वो अपनी सुविधाओं को लोगों तक पहुंचा सकें। जिसको ज़रूरत है किसी सुविधा की तो वो सुविधा उन तक पहुंच सके। तो कई तरह के लाभ इसमें उनको मिलेंगे इस पहचान पत्र से। तो ये हरियाणा सरकार की एक पहल है जो कि भारत में पहला राज्य है जो परिवार पहचान पत्र का एक विशिष्ट आईडी प्रदान करेगी अपने राज्य के लोगों की ओर। ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो इसका मेन पर्पज़ यही होता है कि किस तरीके से आदिवासियों को आगे लाया जाए समाज में। उनको इतना पीछे हैं तो उनको किस तरह से सुविधा प्रदान की जाए। तो उनके हितों को देखते हुए इस दिवस को हर वर्ष मनाया जाता है 9 अगस्त को। ठीक है। आप हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर, देखते हैं क्या है। एक जिला एक उत्पाद योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक जिला एक उत्पाद योजना, ये इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर क्या है कि फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश से एक समझौता किया है, एक डील साइन करी है जिसमें कि फ्लिपकार्ट उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट जो वहीं पर डेवलप होते हैं उन्हीं को क्या करेगी, यहाँ पर सेल करेगी फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट और यूपी गवर्नमेंट का एक डील साइन हुआ है एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको समझने एग्ज़ाम के लिए। देखिए नेक्स्ट, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? माना जाता है, यहाँ पे लिखा है मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 10 अगस्त को हर वर्ष वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है या फिर विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। तो देखिए इस वर्ष की यहाँ पर क्या थीम रही है। इस वर्ष की जो थीम है, प्रयुक्त कुकिंग ऑयल से जैव डीजल का उत्पादन करना। यानी कि जो कुकिंग ऑयल हम लोग यूज करते हैं खाना बनाते समय, रिफाइंड तेल जो यूज करते हैं, तो इसी से अब किस तरीके से डीजल का उत्पादन किया जाए, जैव डीजल का उत्पादन किया जाए, ये इस वर्ष की यहाँ पर थीम रहेगी। तो इसका मेन पर्पज़ यही होता है, इसका जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधनों के महत्व के बारे में कैसे जागरूकता बढ़ाई जाए। ठीक है। तो यही इसका मेन उद्देश्य है। इसमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जैसे कि जैव ईंधन आयात निर्भरता में कमी आती है मतलब, और स्वच्छ पर्यावरण भी हो जाता है, किसानों की अच्छी आमदनी हो जाती है, रोज़गार हो सकता है, और सबसे अच्छी बात है कि ग्लोबल वार्मिंग में कमी आती है। तो ये काफ़ी सारे फ़ायदे हैं इस जैव ईंधन बनाने के। तो ये लोगों में रोज़ मतलब एक मोटिवेशन देता है कि किस तरीके से हमको जैव ईंधन का यूज करके यूज करना है। ठीक है। और इसका जो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस इस्पात मंत्री हैं उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है इसकी थीम और डे आपको याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। बेरूत विस्फोट को लेकर विरोध प्रदर्शन के बाद लेबनान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, तो उनका नाम बताना है। तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा लेबनान में, जो लेबनान की राजधानी है बेरूत, तो वहाँ पर एक बहुत ही आत्मघाती मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा विस्फोट हुआ था वहाँ पर। वहाँ पर कुछ केमिकल का रिएक्शन मतलब केमिकल का विस्फोट हुआ था, जैसे कई लोगों मतलब काफ़ी लोगों की जान लग गई थी। लगभग 5,000 लोगों को यहाँ पर नुकसान हुआ था, उनकी जान चली गई लगभग। तो वहाँ के राष्ट्रपति ने यहाँ की पूरी कैबिनेट ने वहाँ पर इस्तीफ़ा दे दिया है इसको देखते हुए। तो उनका नाम है हसन दियाब। हसन दियाब ने वहाँ पर इस्तीफ़ा दे दिया है। ठीक है। तो ये है लेबनान, जो कि कहाँ पर पाया जाता है, ये मतलब पश्चिम एशियाई देश है, एशिया कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, पश्चिमी देश है, बिल्कुल यहाँ पर समुद्र के किनारे है। और पूरा देश में यहाँ पर मुस्लिम आबादी यहाँ होगी। तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा बेरूत के बारे में। वहाँ की करेंसी क्या है, वहाँ की करेंसी है लेबनीज पाउंड, वहाँ पर पाउंड करेंसी चलती है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ है, मोदी जी के द्वारा स्वच्छता के लिए
एक सप्ताह तक चलने वाला कौन सा अभियान शुरू किया गया? मोदी जी ने यहाँ पर एक स्वच्छता के लिए अभियान शुरू किया है, एक सप्ताह तक जो चलेगा। तो उसका नाम आपको बताना, उसका नाम क्या है? उसका नाम है, उसका नाम होगा गंदगी मुक्त भारत। ठीक है, तो यहाँ पर गंदगी मुक्त भारत मोदी जी के द्वारा चलाया गया एक स्वच्छता अभियान है। इसमें क्या होगा कि सफाई अभियान में बेहतर योगदान देने वालों को इसमें सम्मानित किया जाएगा। जिसने भी इस मुहिम में साथ दिया और जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, अच्छा योगदान दिया है इसमें, तो उनको इसमें सम्मानित किया जाएगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के अनुसार स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के कितने मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री नहीं की जा सकती है? ठीक है, तो यहाँ पर कोविड-19 के जो इफ़ेक्ट को देखते हुए यहाँ पर FSSAI ने एक डिसीजन लिया है कि यहाँ पर कितने रेंज तक स्कूलों और के शिक्षण संस्थानों के आसपास कोई भी जंक फूड की सेलिंग नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर होगा 50 मीटर। 50 मीटर तक आप यहाँ पर नहीं भटक सकते हैं, किसी तरह का जंक फूड आप नहीं बेच सकते हैं। और FSSAI का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो भी न्यू दिल्ली में ही है। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अकॉर्डिंग के अंडर में ये एजेंसी काम करती है, FSSAI। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ है माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी, जिसका हाल ही में विस्फोट किस देश में हुआ है? तो माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी किस देश में फटा है? तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया का जो माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी है, एक मतलब एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो लगभग 10 सालों से, यानी 2010 से ये धधक रहा है धीरे धीरे, और अभी इसमें बहुत ही ज़्यादा विस्फोट हुआ है। इसका 30 किलोमीटर के आसपास की रेंज में बहुत फ़र्क पड़ा है, मतलब 30 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर इसकी राख फैली हुई है। तो काफ़ी एक ये सक्रिय ज्वालामुखी है। वहाँ पर इंडोनेशिया में लगभग 120 के आसपास सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। वहाँ पर ये है इंडोनेशिया का ये न्यूज़ है। ये आपको दिख रहा होगा, ये पर्वत है वहाँ का, माउंट सिनाबुंग पर्वत है ये। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा 12 अगस्त को। तो यहाँ पर कंफ्यूज होना नहीं है आपको। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर बार 12 अगस्त को मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का क्या मकसद है, ये क्यों मनाया जाता है? तो मतलब इसका पहली बार जो है 2010 में इसको मनाया गया था। युवाओं को विश्व भर में पहचान दिलाने के लिए 12 अगस्त को इस दिवस की शुरुआत करी गई थी। युवा किसी भी समाज का मतलब चालक होता है, किसी भी समाज को दिशा दिखाने के लिए युवा समाज के लिए चालक होता है और समाज को दिशा दिखाने के लिए काम करता है, नीतियों को बदल सकता है, समाज की नीतियाँ और समाज को नई दिशा में ले जा सकता है भारत का मतलब किसी देश का युवा। तो इसी युवाओं के हित को ध्यान में रखते हुए हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाया जाता है। तो इस वर्ष की जो थीम है उसका है, क्या थीम है? वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी, यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। तो ये इस वर्ष की थीम है जो कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के लिए दी गई है। अब अगला न्यूज़ देखिए, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस जो मनाया जाता है वो भी 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। तो ये भी हाथियों के संरक्षण को देखते हुए मनाया गया है, क्योंकि तेज़ी से बढ़ रही आबादी और घटते जंगलों से जानवर और इंसानों के बीच में बहुत अब पहले जैसे रिश्ते नहीं रहे, मतलब रिश्ते कम होते जा रहे हैं। तो इसलिए इसको मनाया जाता है। और एशियाई और अफ्रीकी हाथियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और उन पे ध्यान आकर्षित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है कि किस तरीके से हमें इन हाथियों की रक्षा करनी है और इनका संरक्षण हमको करना है। 15 अगस्त 2020 को भारत ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो इसका राइट आंसर होगा 74वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2020 को मनाया गया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। छोटी छोटी सी न्यूज़ हैं, कभी ना कभी एग्ज़ाम में आपके पूछ सकती हैं, तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी याद होना चाहिए। स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो ये आपको बताना है। स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2020 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा डाइट, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने यहाँ पर
ये स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 को अपने नाम कर लिया है। तो ये है क्या बेसिकली, ये एक ऑनलाइन प्रतियोगिता है जिसमें मतलब ये 36 घंटे की नॉन स्टॉप डिजिटल उत्पाद निर्माण प्रतियोगिता है। इसमें सॉफ्टवेयर संस्करण के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता की जाती है। इसमें सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है। इसमें सभी नेशनल लेवल के प्रतिभागी भाग लेते हैं इसमें, ठीक है। और इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के संयुक्त रूप से इसको आयोजित किया गया था इसको। तो इसी के तहत यहाँ पर डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने यहाँ पर इसको जीत लिया है। तो एग्ज़ाम में आ सकता है आपके, वैसे पूछा जा सकता है इसके बारे में, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है, इसराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ पर इसराइल के साथ इन्होंने अपने संबंधों को बनाए लिया है और कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर अमेरिका के दबाव में या फिर अमेरिका के हस्तक्षेप के तहत इन दोनों देशों का समझौता किया गया है। और इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इसराइल के क्यों नहीं संबंध अच्छे हैं, जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं यहाँ पर खाड़ी देशों के साथ इसराइल के संबंध क्यों नहीं है, वो अकेला देश क्यों है। तो मैं इसका अलग से वीडियो आपको बताऊंगा। तो अभी आप यहाँ समझिए कि इसराइल ने यूएई के साथ अपने संबंधों को बढ़ावा दिया है और वहाँ पर अच्छे संबंध बनाने के लिए संकेत दिए हैं, वहाँ पर एक डील साइन करी है यूएई के साथ। अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार को डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार किसको चुना गया है? तो इनका राइट आंसर, इनका नाम क्या है? इनका नाम है कमला हैरिस, ठीक है। कमला हैरिस, इनका जो जन्म है वो ऑकलैंड में ही हुआ था, ऑकलैंड कैलिफोर्निया यूएसए में हुआ था। तो ये भारतीय मूल की जो नागरिक हैं बेसिकली। तो इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ये कौन है क्या है। ये उपराष्ट्रपति पद के लिए इनको नामांकित कर दिया गया है, डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से इनको नामांकित किया गया है। तो इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जो इनके नाना जी थे, उनका नाम था गोपालन। वो भारत की स्वतंत्रता से पहले यहाँ पर जब ब्रिटिशों का राज होता था तब वहाँ पर उनके यहाँ नौकरी करते थे स्टेनोग्राफर की। तो इनके नाना थे यहाँ के, और जो इनके नाना जी थे वो चेन्नई के निवासी थे। चेन्नई में, तमिलनाडु के चेन्नई के निवासी थे। और वहीं पर इनकी जो माता जी का जन्म हुआ था चेन्नई में, इनका नाम था श्यामला गोपालन। तो उसके बाद इनको फिर ये बिजनेस के तहत ये यूएसए आई, तो वहाँ के एक निवासी से इनकी उन्होंने शादी कर ली। तो श्यामला गोपालन जो इनकी माँ थी कमला हैरिस की, फिर ये यूएसए आ गई और वहाँ पे इन्होंने अपनी नागरिकता ले ली यूएसए की, फिर वहीं रहने लगी। और जिनके जो पिता हैं वो जमैका मूल के हैं, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में टीचर हैं, लेक्चरर प्रोफेसर हैं। तो वहीं पर इनका जन्म हुआ कमला हैरिस का, अमेरिका में कैलिफोर्निया में। और वहीं पर ये सीनेट के पद पे तैनात है, मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी से। अब इनको उपराष्ट्रपति पद के लिए चयन इनका किया गया है। और लास्ट न्यूज़ हमारी, विन ट्रेड फैंटेसी WTF स्पोर्ट ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है सुरेश रैना। और दूसरा नाम है हरमनप्रीत कौर। ये भी वुमेंस क्रिकेट टीम की प्लेयर हैं, हरमनप्रीत कौर। तो यहाँ पर विन ट्रेड फैंटेसी ने इनको वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर अपना नियुक्त कर दिया है। तो ये है क्या, मतलब ये विन ट्रेड फैंटेसी एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है और इनका जो हेड क्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। मतलब ये एक तरीके का एप्लीकेशन है जो यूज़र को मतलब अलाउ करता है कि आप प्रेडिक्ट मतलब अनुमान लगाइए कि हमारा जो प्लेयर है किस तरीके से रियल मैच को खेलेगा। तो यहाँ पर एक तरीके से आप ऐसा भी इनकम कर सकते हैं कि एक वर्चुअल गेम है जिसमें आप रियल प्लेयर्स को परचेस करके उन पे उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आप पॉइंट्स को अर्न कर सकते हैं और उसमें आप पैसे भी इनकम कर सकते हैं। तो ये उस तरीके का गेम है, विंटेड फैंटेसी प्लेटफॉर्म। तो वहाँ के जो फाउंडर हैं उन्होंने इनको नियुक्त किया है, अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को। तो ये हमारे थे सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। और हम अब नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे अगस्त के थर्ड वीक और फोर्थ वीक के करंट अफेयर्स आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।